नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, रेलवे आरआरबी एलपी भर्ती 2024 की रिगार्डिंग बड़ी अपडेट आ चुकी है। दोस्तों, फाइनली आप लोगों का इंतजार समाप्त हो चुका है। आरआरबी एलपी फुल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इसी के बारे में पूरा डिटेल वाइज देखने वाले हैं इस वीडियो में। एलिजिबिलिटी कंडीशन, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रखा गया है। गाइज गाइज आप लोग जानते होंगे कि रेलवे की तरफ से सबसे बड़ी जो नोटिफिकेशन जो जारी करने वाली थी वो इसी माह में जारी करने वाली थी। जो बहुत सारे पोस्ट की वैकेंसी यहाँ पर निकलने वाली थी। एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी और एनटीपीसी के बहुत सारे पोस्ट खाली थे, जो फाइनली आप लोगों का इंतजार समाप्त हो गया है और एएलपी का फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है रेलवे की तरफ से। और इसी के बारे में पूरा डिटेल वाइज देखने वाले हैं कि इसमें आईटीआई पास कैंडिडेट जो हैं उनको कौन कौन से ट्रेड वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और डिग्री डिप्लोमा वाले कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, और जो सीसीए यानी रेलवे अप्रेंटिसशिप है वो इनमें आयु में छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो 2018 की भर्ती एलपी के निकाली गई तो उसमें आयु में छूट दिया गया था। इस बार में उनको आयु में छूट है या नहीं और क्या क्या छूट मिलने वाला है, इसके बारे में भी पूरा डिटेल वाइज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि रेलवे इसके पहले आपकी एम्प्लॉयमेंट न्यूज में शॉर्ट नोटिफिकेशन पब्लिश किया था। इसके बाद उन्होंने वेबसाइट पर अपने आरआरबी की सभी आरआरबी पर शॉर्ट नोटिफिकेशन पब्लिश किया था हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। अब फाइनली एएलपी का फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इसी के बारे में पूरा डिटेल वाइज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये रही रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे इस पर आएंगे तो आपको यहाँ पर सभी आरआरबीस यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दिया गया। तो आप किसी भी वेबसाइट पर यहाँ पर जाके किसी भी आरआरबी की वेबसाइट पे जाके यहाँ पर फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया गया है एएलपी की। तो आप यहाँ से सभी 21 आरआरबी की जो हैं वहाँ पर नोटिफिकेशन है, तो आप वहाँ पर से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से मैंने सभी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। ये रही आपकी फुल नोटिफिकेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यहाँ पर जारी कर दिया गया है। ये सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर जो CN नंबर /01/2024 यहाँ पर जारी किया गया है। तो ये आपकी पूरी डिटेल नोटिफिकेशन है। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सभी आरआरबी का मैप यहाँ पर जारी किया गया है। जो पूरे भारत में जो इतने आरआरबी हैं तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। रिक्रूटमेंट फॉर असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी की तरफ से ये जारी किया गया है। आप यहाँ पर जैसे नीचे देखेंगे तो पूरी यहाँ पर 27 पेज का नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से सभी आरआरबी की वेबसाइट पर। तो ये आपकी रही यहाँ पर नोटिफिकेशन। और यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन जो स्टार्टिंग डेट यहाँ पर बताया गया 20/1/2024 से स्टार्ट होगा, जिसका लास्ट डेट 19 फरवरी 2024 रखा गया है। जो यहाँ पर मॉडिफिकेशन के लिए यहाँ पर इन्होंने बताया है वो आप 20 फरवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 तक आप मॉडिफिकेशन अपने एप्लीकेशन में किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यानी करेक्शन आपको कुछ भी करना है तो आप आरआरबी में अकाउंट क्रिएट करके आप वहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये सभी डिटेल आपकी जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश किया गया था वो सब यही डेट यहाँ पर मेंशन किया गया है। और इसी शॉर्ट नोटिफिकेशन में भी आरआरबी की वेबसाइट पर पब्लिश किया गया है हिंदी और इंग्लिश में। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपकी वैकेंसी के डिटेल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से आपको एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 20 तारीख से 20/1/2024 से, जिसका लास्ट डेट 19/2/2024 तक कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर पोस्ट का नाम जो दिया गया है वो असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी की रिक्वायरमेंट है। जो यहाँ पर पे लेवल 7 CPC पे मैट्रिक्स के हिसाब से लेवल 2 की यहाँ पर नौकरी देखने को मिल जाएगी, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद इंटीरियर पे आपकी जो होने वाली है 19,900 है और आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड आपकी A1 यहाँ पर रखा गया। और एज की कैलकुलेशन जो किया जाएगा वो 1/7/2024 के डेट में आपकी एज 18 से 30 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और टोटल आरआरबी वैकेंसीज बताया गया वो 5,696 यहाँ पर
नोटिफाइड किए गए हैं, यानी बहुत कम वैकेंसी। इसके पहले 2018 में जो वैकेंसी आई थी वो 26,000 प्लस यहाँ पर वैकेंसी आपको निकाली गई थी। इस बार बहुत कम वैकेंसी निकाली गई। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्या जो ये वैकेंसी नोटिफाइड की गई इनमें इंक्रीज कर सकती है रेलवे यानी आरआरबी या नहीं, इसके बारे में भी देखेंगे। जो यहाँ पर वैकेंसी का स्ट्रक्चर जो जोन वाइज यहाँ पर एनेक्सर बी में पब्लिश किया है उसको आगे भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे तो पूरी यहाँ पर डिटेल वाइज इनको इन्होंने मेंशन किया है। तो यहाँ पर एज की गणना के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपको एज जो होगी 18 से 30 ईयर की कैंडिडेट 1/7/2024 को यहाँ पर गणना की जाएगी। और ये सभी आरआरबी पर यह पब्लिश कर दिया गया नोट। आपको केवल एक आरआरबी में अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, और आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए जो यहाँ पर मेंशन किया। और इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर भी डिटेल मेंशन किया गया है, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। इस तरीके से इस सेक्शन पूरा दिया गया। और यहाँ पर आपका CBT 1 या CBT 2 या पूरी डिटेल यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है, वो नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर बताया जाएगा। यहाँ पर आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में इन्होंने बताया, आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होनी चाहिए। और मेडिकल जो जनरल फिटनेस होता है वो चीज़ें यहाँ पर बताया गया है कि आपकी यहाँ पर जो आइज होने चाहिए वो 6/6 होना चाहिए। डिस्टेंट विजन और विदाउट ग्लैक्स यहाँ पर 6/6 होना चाहिए जो यहाँ पर दिया गया है। और नियर विजन आपकी जो यहाँ पर 6/6 ही 6.6 होना चाहिए, यानी 0.6 विदाउट ग्लास का भी यहाँ पर भी होना चाहिए। मस्ट टेस्ट कलर विजन यहाँ पर बताया गया, आपको कलर विजन पास करना है जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। और आपका यहाँ पर बाइनोकुलर और फील्ड विजन, ये नाइट विजन और मेसोपिक्स विजन, ये सब आपकी यहाँ पर चेकअप की जाएगी जो मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद आप लोगों का पूरा यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है वो इंडियन रेलवे की वेबसाइट जो है वो आपको उस पर जाकर चेक करना है, वहाँ पर पूरी नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया गया है, वो सब चीज़ें यहाँ पर दिया गया। अब फाइनली बात करने वाले एज लिमिट के बारे में जो यहाँ पर बताया गया वो जो 18 से 30 ईयर के कैंडिडेट 1 जुलाई 2024 को एज की गणना की जाएगी। 18 से 30 ईयर के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो यहाँ पर SC/ST कैंडिडेट है उनको एज में रिलैक्सेशन भी दिया गया है 5 ईयर। और जो OBC नॉन क्रीमिलियर के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 3 ईयर देखने को मिलेगा। और एक सर्विसमैन कैंडिडेट जो हैं UR EWS उनको 3 ईयर। और जो एक सर्विसमैन OBC नॉन क्रीमिलियर के हैं उनको 6 ईयर। और SC/ST कैंडिडेट जो हैं उनको 8 ईयर का एक सर्विसमैन कैंडिडेट को जो छूट में मिलता था वो ही मिलेगा, वो यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद इसमें जो आप कैजुअल वर्कर हैं जो रेलवे में अभी भी वर्क कर रहे हैं, अगर वो कैजुअल वर्कर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, ये उनको ग्रुप C या ग्रुप D एम्प्लॉय हैं उनको भी एज में रिलैक्सेशन देता है रेलवे, उनको एज में रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। जो UR EWS कैंडिडेट उनको लिए 40 ईयर दिया गया। और जो यहाँ पर OBC नॉन क्रीमिलियर हैं उनके लिए यहाँ पर 43 ईयर एज रखा गया है। और SC/ST के लिए 45 ईयर यहाँ पर एज रखा गया। और यहाँ पर जो कैजुअल वर्कर हैं यानी सर्विंग हैं उनके लिए यहाँ पर बताया गया कि वो ग्रुप D या ग्रुप C एम्प्लॉय हो, मिनिमम वो रेलवे स्टाफ जो हैं वो 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस किया होना चाहिए, तभी उनको ये एज रिलैक्सेशन मिलेगा जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, बोनस के तौर पर इनको दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव हैं उनके लिए भी यहाँ पर इनको भी यहाँ पर छूट दिया जाता है। जो कॉपरेटिव या सोसाइटी या इंस्टीट्यूट्स कैंटीन वगैरह में हैं वहाँ पर उनको भी 5 ईयर का यहाँ पर छूट दिया जाएगा जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर बताया गया कि वो आपकी जितनी न्यूनतम आपकी सर्विस जो होनी चाहिए, जो ऑफिस या जो इनके जो कॉपरेटिव होते हैं कैंटीन वगैरह, उसमें अगर आपने कंटिन्यूस आपने 5 वर्षों से कम से कम सर्विस दी है तो आप लोग को यहाँ पर आप लोगों की सर्विस के बराबर आप लोगों की यहाँ पर जितने साल आपने सर्विस की है उसके बराबर आप लोगों की छूट मिलेगी। इसके बाद आपको 6 नंबर में यहाँ पर देखेंगे फीमेल कैंडिडेट हु आर
विदो डिवोर्स या अथवा जुडिशियल इम्प्रेशन फ्रॉम हस्बैंड बट नॉट मैरिड, यानी ऐसे फीमेल कैंडिडेट जो विधवा हैं या तलाकशुदा हैं या उन्होंने अपनी अभी तक शादी नहीं की है, तो इनको भी एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। वो ओबीसी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 35 ईयर और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 38 ईयर और यहाँ पर 40 ईयर एससी एसटी कैंडिडेट के लिए दिया गया है। यानी यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 35 ईयर रखा गया, उसके बाद ओबीसी के लिए यहाँ पर 38 ईयर और एससी एसटी के लिए 40 ईयर यहाँ पर रखा गया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं जो जो यहाँ पर कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस है उनके रिगार्डिंग यहाँ पर जो रिजर्वेशन दिया गया उसके बारे में। और यहाँ पर जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस हैं जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर उस पोस्ट की क्वालिफिकेशन कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस है या आईटीआई है, तो उनके लिए उनके जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग किया है, अप्रेंटिस एक्ट 2019 जो अप्रेंटिस एक्ट होता है 1961 के तहत, वो के तहत जितने साल की उनकी अप्रेंटिस है उस उतने साल की उनको आयु में छूट दिया जाएगी। और दूसरी छूट उनको जो मिलने वाली है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। कैंडिडेट हु बिकम कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट बिफोर अटेंडिंग द एज ऑफ द 25 ईयर्स, यानी अगर आपकी एज आपने जब अप्रेंटिसशिप कोर्स कंप्लीटेड किया था, यानी जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप होता है वो आपने जब भी 25 ईयर से पहले अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, यानी जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हुआ था वो 25 ईयर दो से पहले आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। वो यहाँ पर बताया गया है। यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 35 ईयर, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए 38 ईयर और एससी एसटी के लिए यहाँ पर 40 ईयर रखा गया है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी दो तरीके से जो सीसीए कैंडिडेट है उनको यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है, वो यहाँ पर बताया। अगर कौन कौन सा है वो यहाँ पर मेंशन किया गया। पहले तो आप जितने साल का आपने अप्रेंटिसशिप किया है उतने साल को आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। तो दूसरा आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपने 25 ईयर से पहले अगर आपने अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लिया है तो आपको इस तरीके से एज रिलैक्सेशन इतना मिलने वाला है। ये एज रिलैक्सेशन वही मिलेगा जिस पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन आईटीआई मांगी गई हो या कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस मांगी गई है, तो ही आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। टोटल एज रिलैक्सेशन यहाँ पर बताया गया है, वो यहाँ पर इतने से इतने के अंदर आपकी एज की गणना की जाएगी, जो 18 से 30 है। ओबीसी का एज जो होना चाहिए, यूआर ईडब्ल्यूएस का एज 2/7/1994 से होना शुरू है। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि जो ओबीसी नॉन क्रीमिलियर है उनकी एज होनी चाहिए 2/7/1991, एससी एसटी से 2/7/1989। जो ऑल कैंडिडेट है यहाँ पर बताया गया उनकी एज रखा गया 1/7/2006 का होना चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लोएस्ट एज लिमिट यहाँ पर बताई गई, यहाँ पर अपर एज लिमिट, यहाँ पर लोएस्ट एज लिमिट बताई गई है। तो आप इसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में मेंशन किया गया है। एप्लीकेशन फ़ीस जो यहाँ पर रखा गया वो जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पर 500 रखा गया है, और जनरल ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनके लिए फ़ीस जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया गया है वो इस तरीके से सभी का स्ट्रक्चर यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर ऑल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 500 रुपये फीस रखा गया है, जो उसमें 400 आपका फर्स्ट स्टेज आप सीबीटी देंगे तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। और एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर और ईबीसी और ओबीसी और जो ओबीसी कैंडिडेट हैं ईबीसी में आते हैं और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर बताया गया है कि इनको 250 रुपये फीस देना है। जो अगर आप जब आप फर्स्ट स्टेज सीबीटी एग्जाम में देंगे तो उसके बाद आपकी यहाँ पर फीस रिफंड कर दिया जाएगा 250 टोटल यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर मेंशन किया गया है जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट हैं वो ईबीएस में फॉर्म नहीं भरेंगे। जो यहाँ पर बताया गया इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास जो कैंडिडेट हैं यानी ईबीसी में जो आते हैं उनको जो ओबीसी और
जो EWS कैंडिडेट हैं वो इनमें कन्फ्यूजन क्रिएट रहता है, वो इसमें फॉर्म नहीं अप्लाई करेंगे। ये EBC में जो आता है वही कैंडिडेट अप्लाई करेगा जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। और ऑल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर फॉर्म का यहाँ पर 400 रुपया रखा गया, जो 500 रुपया रखा गया और 400 रुपया रिफंड कर दिया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है, उसको देख लीजिए। हॉरिजॉन्टल आरक्षण यहाँ पर दिया गया है, जो ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में यहाँ पर बताया गया कि आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है और ऑनलाइन आपकी जो एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया। आपकी फर्स्ट स्टेट यानी CBT होगी, सेकंड स्टेट आपकी CBT 2 होगी और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी CBAT टेस्ट होगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DB होगी। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन ME होगी। इसके बाद आप लोगों की फाइनल ज्वाइनिंग होने वाले, जो ये चीज़ें में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आप फर्स्ट स्टेज CBT में आप देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर बताया गया कि फर्स्ट स्टेज CBT क्वालिफाइड करेंगे तो उसके बाद ही आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा सेकंड CBT एग्जाम के लिए। जो यहाँ पर बताया गया वो नॉर्मलाइज मार्क्स के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। और यहाँ पर बताया गया कि CBT 1 में जो फाइनल मेरिट नहीं तैयार होगा वो फाइनल मेरिट आपकी जो काउंट की जाएगी, प्रिपेयर की जाएगी, वो आगे बताया गया कि आप लोग की जो CBT फर्स्ट होगा उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी, जो आप लोगों की CBT 2 के लिए होगी। यहाँ पर बताया गया OBC SC ST शॉर्टलिस्टेड CBT 2 जो रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर मेंशन किया गया कि आपकी CBT 1 की जो मार्क्स होगा उसको फाइनल मेरिट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, यानी आपकी जो भी फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी वो CBT 2 के अनुसार ही तैयार किया जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं CBT 1 में आपकी सिलेबस पैटर्न क्या क्या दिया गया है, वो सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। और इसमें एक चीज़ें और बताया गया, OBC SC ST कैंडिडेट के लिए दिया गया, अगर वो आयु में छूट ले लेते हैं उसके बाद उनको हर स्टेज का जो एग्जाम CBT 2 का एग्जाम होगा उसमें उनको आयु में छूट लेने की वजह से उनको कम्युनिटी वाइज में ही अपने ही क्वालिफाई करना होगा। उनको जनरल में रिजर्व कंसीडर नहीं किया जाएगा, उनको OBC में ही रिजर्वेशन दिया गया तो उनको OBC में ही क्वालिफाई करना होगा, या SC ST हैं तो SC ST में ही क्वालिफाई करना होगा कैटेगरी में। और यहाँ पर पैटर्न सिलेबस के बारे में बताया गया कि आपकी 60 मिनट का पेपर होगा, उसमें 75 क्वेश्चन होंगे, 75 मार्क्स मिलेंगे। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे और 1/3 निगेटिव मार्किंग होगा रॉन्ग क्वेश्चन आंसर देने पर। इसके बाद नॉर्मलाइज मार्क्स बेस आपकी मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन होंगे, जो यहाँ पर बताया गया। और मिनिमम पासिंग जो एलिजिबिलिटी रखा गया UR EWS के लिए 40%, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 30, SC के लिए 30, ST के लिए यहाँ पर 25% मार्क्स लाने होंगे, जो यहाँ पर रखा गया है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आगे ये सब चीज़ें बताया गया कि आप लोगों की जो CBT 1 के लिए सिलेबस रखा गया वो यहाँ पर रखा गया। मैथमेटिक्स होगा, मेंटली एप्टीट्यूड होगी जो यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद जनरल साइंस होंगे, वो जनरल अवेयरनेस होंगे, ये सब क्वेश्चन होंगे जो कि कोई भी क्वेश्चन कितना भी दिया जा सकता है। इसमें डिसाइड नहीं किया गया कि जनरल नॉलेज का कितना आएगा, जनरल अवेयरनेस का कितना आएगा, ये सब डिसाइड नहीं किया, मिक्स क्वेश्चन होंगे जो बताया गया है। इसके बाद सेकंड स्टेज एग्जाम होंगे जो CBT 2 होंगे, उसमें आप लोग का जो यहाँ पर बताया गया CBT 2 का एग्जामिनेशन जो होगा वो जो CBT 1 के कैंडिडेट हो जो पास होंगे उसके आधार पर उनके RRB के वाइज यहाँ पर उनकी शॉर्ट लिस्ट किए जाएगी। उसके बाद उनको CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। उसमें आप लोग का CBT 2 का जो सिलेबस होगा वो यहाँ पर बताया गया है कि LP के लिए यहाँ पर बताया गया है कि वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। आपका यहाँ पर भी जो सिलेबस रखा गया, आपके CBT 2 होंगे पार्ट 1 पार्ट B 2 भाग में पेपर होने वाले हैं, जो उसमें से 2 घंटा 30 मिनट का पेपर होगा। टोटल 175 क्वेश्चन होंगे। पार्ट 1 में A में आपके 90 क्वेश्चन होंगे, उसमें 90 मिनट का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन होंगे। और पार्ट B में आपके 60 मिनट का पेपर होगा और 75 क्वेश्चन, टोटल 175 क्वेश्चन होंगे, जो
पार्ट ए में होंगे उसमें निगेटिव मार्किंग रखी गई है, यानी 1/3 निगेटिव मार्किंग रखी गई है, जो यहाँ पर सभी में रखा गया है 1/3। और इसके बाद आपके नॉर्मलाइज मार्क्स के आधार पर आपकी सीबीटी मल्टीपल शिफ्ट में होगी। इसके बाद आपके पार्ट 1 में आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखे गए हैं, यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, नॉन क्रिमिलियर के लिए, एससी के लिए यहाँ पर 30%, एसटी के लिए 25% रखा गया। और आपके जो पार्ट ए में ये आपकी जो दिया गया उसके आधार पर ही शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ना कि आपकी पार्ट बी के। और आपको पार्ट बी में आपकी जो ट्रेड से होगा उसमें आपकी तो क्वालिफाई मार्क्स होगा, क्वालिफाई करना है, जो आपकी 35% आपकी क्वालिफाई मार्क्स रखा गया है उसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। जो यहाँ आगे सिलेबस मेंशन किया गया है, जो पार्ट ए का सिलेबस है वो नॉन टेक्निकल है, वो यहाँ पर मैथमेटिक्स रखा गया, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग्स रखा गया, दूसरा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रखा गया। ये आपके पार्ट ए के होंगे। और पार्ट बी के जो सिलेबस यहाँ पर मेंशन किया गया है वो आपके यहाँ पर बताया गया है, वो आपके जो होंगे वो डीजीटी के द्वारा जो सिलेबस निर्धारित की गई, यानी डायरेक्टर ऑफ जनरल ट्रेनिंग के द्वारा जो आपकी आईटीआई होती है या अप्रेंटिसशिप होती है उसके द्वारा ट्रेड वाइज आपकी जो होगी वो डीजीटी की वेबसाइट पर आप वहाँ पर जाके देख लीजिएगा, आपके रिलेटेड ट्रेड वाइज आपकी होगी। और इसके बाद यहाँ पर बताया कि डिग्री डिप्लोमा के लिए जो यहाँ पर रिलेटेड ट्रेड में बनाई गई उसके अनुसार आपको देना होगा पेपर, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये देख लीजिएगा, अगर आप डिग्री डिप्लोमा है तो आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है या कॉम्बिनेशन वेरियस स्ट्रीम में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आपको इस ट्रेड में आपकी इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर एंड कॉइल वेंडर या रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन या मैकेनिक्स में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो आप इस ट्रेड में अप्लाई करेंगे, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है तो आप इस ट्रेड में अप्लाई करेंगे, जो यहाँ पर ट्रेड का नाम दिया गया है। इसके बाद ऑटोमोबाइल में है तो आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में है तो आपको इस ट्रेड में आपकी आईटीआई ट्रेड आपको एक सिलेक्ट करके आपको पेपर देना होगा, वो यहाँ पर डिप्लोमा डिग्री के लिए यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद जब आप CBT 2 क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर 8 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर CBAT के लिए बुलाया जाएगा, जो यहाँ पर दिया गया है वो उसके अनुसार यहाँ पर बताया गया है। उसमें आपकी जो पार्ट ए में जो मार्क्स होंगे उसके आधार पर आपको यहाँ पर 8 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, जो यहाँ पर बताया गया मेरिट बेस पर यहाँ पर बुलाया जाएगा। जो यहाँ पर उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे, सब चीज़ें होंगे, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी, जो यहाँ पर मेंशन किया गया उसको आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पर पूरे सभी आरआरबी की वेबसाइट पर आपको यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दिया गया, इस पर आप जाके आप वहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया कि आपको एलपी लोको पायलट के लिए आपको कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताया गया वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर आप ITI 10वीं के पास आपके पास ITI NCVT SCVT से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर आपके पास ITI में आपका इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक होना चाहिए, या मिलराइट या मेंटेनेंस मैकेनिक हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या मैकेनिक्स रेडियो एंड टीवी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिक मोटर व्हीकल है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक और आर्मेचर एंड कॉइल वेंडर। इसके बाद मैकेनिक डीजल या हीट इंजन या टर्नर मशीनिस्ट या रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन मैकेनिक से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड ट्रेड में आपके 10वीं पास या कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इस ट्रेड में आपकी होने चाहिए ये सभी चीज़ें। इसके बाद आप 10वीं पास हो प्लस आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम में आपके पास इंजीनियरिंग है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट या ITI से जो है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट या ITI से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आप डिग्री और डिप्लोमा कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, इंजीनियरिंग में होनी चाहिए।
उसके बाद यहाँ पर जोन वाइज आपकी वैकेंसी का एनेक्सर बी में यहाँ पर बताया गया। आप यहाँ पर जोन वाइज चार्ट भी देख सकते हैं जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर भी बताया गया, तो आप इसके अनुसार आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी यहाँ पर जो बताया गया वो यहाँ पर 5,696 है यहाँ पर, और एक्स सर्विस मैन के लिए यहाँ पर 572 है जो यहाँ पर बताया गया। और इसे EUR SC ST OBC EWS के लिए यहाँ पर टोटल वैकेंसी जोन वाइज यहाँ पर दर्शाया गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी 21 RRB दिया गया है, और यहाँ पर जो 17 इनके RRC हैं वो यहाँ पर दिया गया। तो इसके अनुसार आप देख लीजिएगा, जहाँ पर अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेशक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। और आपको बता दूं यहाँ पर जो CCA कैंडिडेट हैं उनको एज में रिलैक्सेशन अभी तक दिया गया है। अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है तो भी आपको यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और आपने जो NCVT सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, आपको जितने साल का आपका कोर्स है अप्रेंटिसशिप का उसमें उतने साल का छूट दिया जाएगा। और आपने 25 ईयर का से पहले आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो आपको जो आगे चार्ट बताया गया तो उसके अनुसार आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। और यहाँ पर आप लोगों का ये सब चीज़ें बेनिफिट मिलने वाला है। फिर भी इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से शॉर्ट नोटिफिकेशन भी और फुल डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक भी दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। कीप इन टच।